हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ आपके सामने आए हैं। टाइटल आप लोग देख रहे हैं जिसका नाम है लम्ही से गोदान तक, एक युग पुरुष की यात्रा। बहुत ही खूबसूरत पाठ है। और लम्ही, गोदान, युग पुरुष से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। कथा सम्राट, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट, ये सिर्फ उपलब्धियां, ये उपाधियां ही नहीं, ये एक युग का नाम है। प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी लेखनी का मूल मंत्र आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को बनाया है। आखिर क्यों उनका आखिरी उपन्यास उनके बेटे को पूरा करना पड़ा, और कैसे एक उर्दू लेखक हिंदी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। चलिए जानते हैं प्रेमचंद की पूरी कहानी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास में बने रहना जरूरी है। क्लास के बीच में और क्लास के लास्ट तक मैं आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगी, टिप्स ट्रिक दूंगी, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को आपको याद करना नहीं पड़ेगा। लर्न, ध्यान रखना है, बस ध्यान रख लीजिए। उन टेक्निक से आप ध्यान रखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो ये है हमारे मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई 1820 को होता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन जो था काफी संघर्षों से भरा हुआ था। और उनका जन्म होता है 31 जुलाई 1880 वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, लम्ही नामक गांव में। उनके बचपन में उनका जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन उनके चाचा जी उन्हें प्यार से नवाब राय के नाम से बुलाते थे। उनके पिता, प्रेमचंद जी के पिता अजायब राय डाकघर के क्लर्क थे। बचपन में ही उनकी माता पिता का साया उनके सिर पर से उठ गया, जिसकी वजह से उन्हें उनके प्रारंभिक जीवन काल में, उनके बचपन में, जब माता पिता की बहुत जरूरत होती है एक बच्चे को, तब उन्हें बहुत ही तंगहाली झेलनी पड़ी। उनकी माता का नाम था आनंदी देवी। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो गया था। पिता का नाम था अजायब राय। वे लम्ही के डाकघर में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। उनके बच्चे, उनकी 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। उनके बड़े पुत्र कुशल संपादक और लेखक थे। अमृत राय उनके छोटे पुत्र थे और एक बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखी। और उनकी पुत्री का नाम था कमला देवी। शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा और संघर्ष उनके जीवन में बचपन से ही आगे थे। उनके जैसा कि माता पिता तो थे नहीं, और उनकी जो पढ़ाई थी वो उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के इलाके में, मदरसे में हुई। और उन्होंने जहाँ से फारसी और उर्दू सीखी। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा, अपने परिवार का गुजारा करना पड़ता था। और उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद बीए की डिग्री हासिल की। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। वे तिलिस्म ए होशरुबा जैसी कहानियां पढ़ने के शौकीन थे। जब वो बड़े हुए तो उनका करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में और बाद में शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में तक वो पहुंचे। देखो कितना उनका जो प्रोग्रेस है, एक टीचर से लेकर एक सब डिप्टी इंस्पेक्टर तक वो पहुंच जाते हैं। उसी समय हमारे देश में आजादी के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अ, महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। और तभी उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से लेखन और देश सेवा में जुट गए। उन्होंने अपना प्रेस, सरस्वती प्रेस खोला, जहां पर हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया।
वैवाहिक जीवन में भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, उनकी पहली जो शादी हुई थी, वो कम उम्र में हुई और वो सक्सेस नहीं हुई। समाज सुधारक थे ही वो, तो समाज सुधारक थे और साथ में समाज सुधारक के वो धनी थे। तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, साहस दिखाते हुए बाल विधवा शिव रानी देवी से ब्याह कर दिया। अब शिव रानी देवी उनके जीवन और लेखन पर प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। और इसके बाद अगर उनकी उपलब्धि और उपाधियों की बात की जाए तो प्रेमचंद का कद इतना ऊंचा है कि उनके नाम से पूरा युग प्रेमचंद्र युग के नाम से जाना जाता है। उन्हें कथा सम्राट की उपाधि मिली गई जिसे प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय ने दिया क्योंकि उन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही शीर्षक में, तो वो उस नाम से वो उनकी पहचान बनी। उपन्यास सम्राट जटिल सामाजिक समस्याओं को प्रेमचंद जी ने जो उस समय समाज में मौजूद थे उन्हें अपने उपन्यास में बड़ी खूबसूरती से उतारा। और साथ ही साथ उनके लास्ट में उस उपन्यास के अंत में नैतिक मूल्यों को और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी उसमें मेंशन किया, उसमें लिख दिया। इसी की वजह से उन्हें उपन्यास सम्राट का भी नाम दिया गया। साथ ही में उन्हें एक और टाइटल मिलता है, एक और उपाधि मिली थी युग प्रवर्तक की। युग प्रवर्तक इसलिए क्योंकि उन्होंने उस समय समाज में जो फैली कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, बाल विवाह, बाल विवाह, बेमेल विवाह, इन सब का उन्होंने खंडन किया था और उनसे जुड़ी कहानियां, उपन्यास लिखे थे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। लेखन की शैली अगर बात की जाए तो वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद थी, जिसका मतलब है आइडियलिस्टिक रियलिज्म था। इसका अर्थ ये है कि उस समय समाज में की जो यथार्थ समस्याएं थी, जो सच्चाइयां थी, वो उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा और अंत में नैतिक संदेश दिया और एक आदर्श की स्थापना उन्होंने करने की कोशिश की कि ये सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन आगे हमें करना क्या है, उन्हें भी उन्होंने बताया। उनके मुख्य विषय निम्नलिखित हैं: किसान और ग्रामीण जीवन का संघर्ष। किसान और ग्रामीण जीवन के संघर्ष को उन्होंने एक कृषक संस्कृति का लेखक भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने गांव की जो गरीबी थी, साहूकारों द्वारा किसानों पर जो शोषण हो रहे थे, कर्ज के दुष्चक्र में लोग फंसते जा रहे थे, उसको उन्होंने आधार बनाया और एक किसान की जो समस्या थी उसको हमारे सामने, समाज के सामने अपने उपन्यास के माध्यम से रखा। गोदान उपन्यास उनका कृषक संस्कृति को दिखाने वाला एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, एक बहुत ही अच्छा ही उपन्यास है जिसमें उन्होंने होरी की त्रासदी, दो बैलों की कथा और ग्रामीण परिवेश को बताया है। सामाजिक कुरीतियां समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई थी, जैसे विधवा विवाह, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बेमेल शादी क्या होती है कि लड़की अगर 8 साल की है और आदमी 30 साल का, ऐसे लोग शादी कर देते थे। तो छुआछूत की समस्या थी और इन समस्याओं को भी उन्होंने प्रमुख उठाया। प्रेम आश्रम और सेवा सदन, वैश्यावृत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा की भी समस्या को उन्होंने अपनी उपन्यास, अपनी लेखनी के में कहानी संग्रह में हमारे सामने उजागर किया। नारी की स्थिति उस समय दयनीय थी, नारी को केवल उपभोग की वस्तु माना जाता था, लेकिन प्रेमचंद जी ने कहा नारी श्रद्धा है, नारी उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि त्याग, ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उन्हें वही मानना चाहिए। उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने की भी बात कही। निर्मला, दहेज और अनमेल विवाह, गबन, स्त्रियों की आभूषण प्रियता में इस बात को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। जब दलित और शोषित वर्गों की बात की जाती है तो उन्होंने प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के लेखकों में से वे लेखक थे जिन्होंने दलित समाज की पीड़ा को पूरी ईमानदारी से पन्नों पर उतारा, जिन्होंने जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई।
कफन और ठाकुर का कुआं, ये उसके बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बाल मनोविज्ञान की बात की जाए तो प्रेमचंद बच्चों के मन को कोमल भावनाओं और उनकी परिस्थितियों का समझने में माहिर थे। उनकी कहानियों में बच्चों का भोलापन और उनकी समझदारी बड़ी खूबसूरत ढंग से उन्होंने दिखाई है। ईदगाह, जिसमें एक बच्चा हामिद करके था, वो अपनी दादी के लिए रोटी सेकने के लिए चिमटा खरीद के लाता है। इससे बच्चों के भोले भोले मन को और उनके परिवार में सभी के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। बड़े भाई साहब, जहाँ पे दो भाइयों की कहानी है, उसे बताया गया है। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की अगर बात की जाए तो ये प्रेमचंद उस युग में थे जहाँ पर भा हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आज़ादी के लिए सब मतलब जल रहे थे, पूरा देश हमारा जल रहा था। उस समय प्रेमचंद जी बड़े अच्छे पोस्ट पे कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के साथ देश प्रेम के भावना लिए गांधी जी के साथ जुड़ गए। उन्होंने अपनी कहानियों में पराधीनता का दर्द और आजादी की तड़प साफ झलकती है। सोज ए वतन कहानी संग्रह उसका सटीक उदाहरण है। लेखक की शैली मैंने आपको बताया आइडियलिस्टिक रियलिज्म थी। अगर भाषा और शैली की बात की जाए तो प्रेमचंद जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अभिजात वर्ग मतलब बहुत रईस लोगों की ड्राइंग रूम से निकलकर गरीब की झोपड़ी तक साहित्य को पहुंचा दिया। आम बोलचाल की भाषा उनकी संस्कृत ने शब्दों की बजाय हिंदू हिंदुस्तानी भाषा रही, जो उन्होंने हिंदू और उर्दू का सरल मिश्रण किया था। इससे क्या हुआ, आम जनता को के साथ वो जुड़ गए, आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। मुहावरेदार लेखन की अगर बात की जाए तो भाषा में मुहावरों का सटीक प्रयोग भी किया गया था, जिससे जो संवाद जो लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम संवाद को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते वो कहानी, वो उपन्यास, वो चरित्र, वो क्या हो जाता था, जीवंत हो जाता था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास ये पसंद आ रही है। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उनकी पहली और अंतिम लेखनी की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी शुरुआती उर्दू से और हिंदी पर जाकर उसे शिखर तक पहुंचाया। उनकी पहली रचना की अगर बात की जाए तो वो उपन्यास की थी, असरार ए महाबिद, जिसको उन्होंने, वो उनकी उर्दू उपन्यास थी, जिसका अनुवाद उन्होंने देवस्थान रहस्य में किया के नाम से किया। 1903 से 1905 के बीच में इस पर एक धारावाहिक भी बनाई गई। पहली कहानी की अगर बात की जाए तो उनकी पहली कहानी होती है संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो कि 1907 में उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी। उनकी अंतिम कहानी की अगर बात की जाए तो वो कफन है, और जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी इतनी सटीक कहानी थी उस समय की, इसमें समाज के यथार्थ को पूरा एज इट इज उतार दिया गया था, बहुत ही एकदम कड़वे सच के साथ उतार दिया गया था। और इनका अंतिम उपन्यास होता है गोदान, जो कि पूर्ण महा उपन्यास था। और इनकी अपूर्ण उपन्यास थी मंगलसूत्र, जो कि उपन्यास वो लिख रहे थे लेकिन अधूरा रह गया और जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। हिंदी साहित्य और भाषा की अगर बात की जाए तो आम बोलचाल की भाषा, हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग था, मुहावरेदार लेखन था। और फिर रोचक तथ्य की अगर बात की जाए, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो उन्होंने उनका पहला जो कहानी संग्रह रहा है वो है सुजय वतन, जो कि 1908 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। इसमें देशभक्ति की कहानियों के कारण, इसमें देशभक्ति की कहानी इतनी सारी थी कि ब्रिटिश सरकार ने जब इसे देखा तो इनकी सारी प्रतियां, जितनी भी कॉपी प्रिंट हुई थी, उन्हें लेकर जला दी थी। और उन्हें ये दे दिया गया था, अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप अपनी जो प्रिंटिंग हाउस है, पब्लिकेशन हाउस है, आप उसे बंद कर देंगे। तब प्रेमचंद जी ने तब तक प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से सारी प्रिंटिंग करते थे, लिखते भी थे अब नवाब राय के नाम से।
लेकिन जब ये घटना हो गई तब उन्होंने अपना नाम बदल के प्रेमचंद रख लिया और प्रेमचंद नाम को उन्होंने अपनाया। अब प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी का महाप्रयाण प्रयाण यानी मृत्यु कब हुआ? उन्होंने अपना शरीर 8 अक्टूबर 1936 को छोड़ दिया। वाराणसी में हुआ। वो उन्हें लंबे समय से गैस्ट्रिक ट्रबल्स की प्रॉब्लम थी, जठराग्नि की प्रॉब्लम थी, उनके पेट में अल्सर था और इस गंभीर बीमारी से वो काफी समय से जूझ रहे थे। निरंतर बढ़ते काम के दबाव, आर्थिक तंगी और गिरते स्वास्थ्य के कारण उनका शरीर कमजोर होता चला गया। अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगी जहां पर प्रेमचंद जी पले बढ़े और उनका जीवन वहां पर रहा है। तो ये है उनका गांव लम्ही। लम्ही के लम्हे यहाँ पर उन्होंने उनके नाम से ये स्मृति द्वार बना हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो वहां पर बाई तरफ का दृश्य इस तरीके का है। और अगर हम लोग उनके अ, दाईं तरफ की बात करें तो वो इस तरीके से दिखता है। बाईं तरफ का दृश्य इस तरह से उन्होंने उनके जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी, उपन्यास लिखा, जिससे भी जुड़े हुए थे, उनका एक एक वहां पर आइडल बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। ये है मुंशी प्रेमचंद्र का पुश्तैनी घर लम्ही गांव में। और ये है उनकी समाधि स्मारक, जहां पर उनके पीछे का जो हिस्सा दिखाया गया प्रेमचंद जी की छत्रिस्त आवास प्रतिमा लगी हुई है। तो ये था आप लोगों का प्रेमचंद जी के साथ एक बहुत खूबसूरत यात्रा प्रेमचंद के जीवन की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनके जो मेन मेन वर्क है उन्हें आपको याद कैसे रखना है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। तो प्रेमचंद ने सेवा सदन में प्रेमाश्रम की रंगभूमि पर निर्मला का कायाकल्प किया। गोदान का गबन करके कर्म भूमि उपन्यास लिखा। बड़े घर की बेटी ने गुप्त धन नाम नमक के दरोगा को पूस की रात में कफन में लपेट कर दिया। तभी करबला संग्राम और प्रेम की देवी ने नाटक किया और सोजे वतन में मानसरोवर के 8 खंडों में पंच परमेश्वर को याद करने लगी। तभी करबला संग्राम और प्रेम की देवी ने नाटक किया और निबंध के रूप में कुछ विचार विविध और प्रसंग प्रस्तुत किया। तो ये है खूबसूरत सा ट्रिक जिसे आप याद कर सकते हैं। उनके उपन्यास, कहानी संग्रह सब कुछ इसमें आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छी-अच्छी क्लासेस के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और मिलते हैं एक अच्छी सी कक्षा के साथ। धन्यवाद।